दर्शकों नमस्कार। देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम होंगे एक ऐसे सफर पर जिसमें एक स्त्री कलम उठाकर पूरी दुनिया से अपनी बात करने का साहस करती है। इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, उनमें आपको मिलेगा संवेदना का समंदर, विचारों की स्पष्टता और एक स्त्री की आंखों से देखा गया जीवन। हम बात कर रहे हैं देवकन्या ठाकुर की, जो कि एक कवित्री, लेखिका और फिल्मकार हैं। आपको और भी बता दें इनके बारे में कि इन्होंने अपने रचनात्मक सफ़र में क्या कुछ किया है। महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं की पीड़ा, उनका संघर्ष और इसके अलावा उनके सपनों को अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से रूपांतरित किया है कि जो पाठक वर्ग है वो उसे सिर्फ पढ़ता नहीं है, महसूस करता है, उसको जीता है। तो कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे देवकन्या ठाकुर आपका। नमस्कार मोनिका जी। और आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना। आपने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन किया है। आपका भी हुआ है, हमारे हिमाचल प्रदेश का भी हुआ है। अपनी लेखनी का जादू आपने सब तरफ चलाया है और आज हमें मौका मिला है कि कविता सृजन, लेखन, उसमें महिलाओं की भूमिका, उस पर आपसे बातचीत करें, चर्चा करें। तो ये जो लेखन और सृजन है, जो पाठक वर्ग है, बहुत से लोगों को पता होगा जो ज़्यादा इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पहली बार इसको पढ़ता है या इतना गहराई से इस चीज़ में लिप्त नहीं है, संलिप्त नहीं है, उनके लिए सृजन और लेखन में कोई डिफरेंस है ये उनको मालूम ही नहीं होगा। अगर इसमें कुछ फ़र्क है तो पहले अगर वो बता दें हमें। जी मोनिका जी, जैसे कि आपने पूछा कि सृजन अपने आप में एक नई सृष्टि का निर्माण करना है जी। मैं आपसे फूल की बात करती हूँ। सृजन मतलब जैसे भगवान ने, ब्रह्मा ने हमारी सृष्टि बनाई है, धरती बनाई है, हम बात करते हैं। लेकिन एक फ़र्क ये है कि भगवान ने फूल बनाया, फूल मुरझा गया, उसकी सुगंध फैल गई जहाँ फैलनी थी। लेकिन जब एक लेखक एक फूल के बारे में लिखता है तो वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। जब आप पुस्तकें खोलते हैं, जब वो शब्द चित्र देखते हैं तो फूल कभी मुरझाता नहीं। ये फ़र्क है सृजन में और लेखन में। और मुझे लगता है कि जो अलग अलग विधाएं हैं लेखन की, चाहे वह कुछ लोग ट्रैवलॉग लिखते हैं, कुछ कहानी लिखते हैं, और बहुत सारी कालजयी कृतियां हैं। चाहे हम बात करें प्रेमचंद जी की, जिन्होंने अपने समय का लेखन, अपने समय का जो एक परिवेश था उसके बारे में लिखा, जो आज भी समसामयिक लगता है हमें। ऐसे बहुत सारे लेखक रहे हैं। और सृजन का यही, मुझे लगता है यही सुंदरता है कि हमने एक फूल के बारे में लिखा और वो हमेशा के लिए अमर हो गया। जी, आपकी भी बहुत सी कृतियां हैं। आपने कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं भी आपने लिखी हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी कितनी रचनाएं हो चुकी हैं पब्लिश, और हमारे जो पाठक वर्ग है अब क्या कुछ नया मिलने वाला है उनको। मोनिका जी, मैं जहाँ तक लेखन की बात करूँ, स्त्री लेखन की बात करूँ, अगर अपने बारे में मैं बात करूँ तो मुझे कैफ़ी आज़मी साहब की एक गज़ल याद आती है, जिसमें वो कहते हैं, तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव रखती है जिस राह पर फिसल जाती है। क्या बात है। बन के सिमाब हर ज़र्फ़ में ढल जाती है, पारा बन के सिमाब हर ज़र्फ़ में ढल जाती है, उठ के मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, जिस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे। बहुत खूब। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखत निखत खुशबू जी। उड़ने खिलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और भी है जो मर्द के पहलू में नहीं, उठ कि मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे, उठ के मेरी जान उस आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। तो मुझे यही लगता है कि जो एक स्त्री लेखन है, जब एक महिला कलम उठाती है, क्योंकि एक स्त्री किस तरह से दुनिया को देखती है, किस तरह से लेखन को देखती है, और मुझे लगता है कि जो चेतना संपन्न स्त्रियां हैं, यूँ तो आज के समय में अगर हम मोनिका देखें तो हम मतलब पिछले एक जनरेशन में, अपनी माँ की जनरेशन देखूं और उसके बाद हमारी जनरेशन, हम लोगों को हमारी माँओं ने, हमारे परिवार ने मतलब बहुत पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। तो मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया एक ही जनरेशन में। तो उसके बाद हमने अपने सपनों को कैसे पूरा किया और परिवार ने हमें किस तरह का परिवेश दिया, वो महत्व रखता है। चाहे मैं अपने पिता की बात करूं, चाहे माँ की बात करूं।
और अभी तक मैंने 6 पुस्तकें लिखी हैं और उनमें से उपन्यास लेखन की हर विधा में मैंने कोशिश की। मुझे लगता है वे ऑफ एक्सप्रेशन जब मैं पोइट्री लिखती हूँ तो बहुत व्यक्तिगत होती है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं दुनिया को कैसे देखती हूँ। लेकिन जब आप अपने लेखन में विस्तार चाहते हैं, एक समय आता है जब आप अपने से ऊपर उठकर दुनिया को अलग नज़रिए से भी देखने लगते हैं, तब हम कहानी का रुख करते हैं। लेकिन जब आप कहानी से आगे आप पूरे जीवन को देखना चाहते हैं, तब हम उपन्यास की ओर रुख करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मैंने तीनों विधाओं में काम किया। मलाना करीम की बात करूं जो नशे पर आधारित है, कुल्लू वैली में किस तरह से ड्रग्स का काम होता है, उसमें रिसर्च वर्क भी बहुत था और मेरे अपने अनुभव भी थे, क्योंकि मैं उसी परिवेश में, उस तरह के परिवेश में पली बढ़ी हूँ। और जब हम कहानी की बात करते हैं, मोहरा संग्रह है मेरा कहानी का जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो मोहरा कहानी बेसिकली जो हमारा जो देव परंपराएं हैं हिमाचल में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ मुझे लगता है कि जो हमारे समाज में विसंगतियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, समाज में बहुत कुछ अच्छा भी है जो मुझे लगता है कि पोइट्री में आता है, कल्पनाओं में आता है। तो कभी कभी कल्पनाओं में रहना भी बहुत अच्छा लगता है, जो उसके लिए हम पोइट्री का सहारा लेते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई की बात करते हैं, धरातल पर बात करते हैं और समाज में बदलाव की बात करते हैं, तब हम कहानी का सहारा भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जीवन के जिन्हें हम कहानियों के जरिए उजागर करते हैं। जी दर्शकों, हम नारी विमर्श पे भी ज़रूर चर्चा करेंगे कि जो महिलाओं की भूमिका है लेखन में, उसकी भी बात करेंगे, और जो महिलाओं के बारे में बातचीत की जाती है लेखन के ज़रिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी देवकन्या? क्योंकि बहुत आजकल ये विषय चला है नारी विमर्श, क्यों ज़रूरत पड़ी नारी विमर्श की? और आप अपनी कविताओं में जब महिलाओं को लेकर आए, उनके विविध रूप जो हैं उनको आपने व्यक्त किया अपनी कल्पनाओं के ज़रिए भी, और जो आपने रियल में महसूस किया वो भी। तो किन किन क्षेत्रों को आप लेकर आए, और जब लिखा आपने शारंग को, अपनी कविताओं में भी लिखा, तो सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जितना सोचा था उतना मिला या उससे कम मिला? मोनिका जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम लिखते हैं उस वक्त हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। कई बार स्वानुभव होते हैं, परानुभव भी होते हैं जो हमारे लेखन में आते हैं। एक स्त्री के तौर पर मैं समझती हूँ कि जब सबसे पहले किसी स्त्री ने लिखा होगा, जो बाजार से चूड़ी और बिंदी की बजाय कलम लेके आई होगी और उसने लिखना शुरू किया होगा, और जब ऊंची उड़ान भरी होगी आसमान में, वहाँ से दुनिया कुछ और दिखती है। और ये चीज़ मैं भी महसूस करती हूँ जब मैं लिखती हूँ, और मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं ये महसूस करती होंगी। कहते हैं ना कि जब हम आज़ाद ख्यालात के होते हैं, हम लेखन वैसे भी बंधन मुक्त प्राणी ही कर सकता है, मुझे ऐसे लगता है, और वो अपने आप स्वतः ही लेखन में आ जाते हैं। जब हम ऊपर से दुनिया देखते हैं तो नीचे आने का मन नहीं करता है कि हम किस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं। और जब आप जैसे सृजन की बात की कि हम एक फूल को चाहे मैं एक कविता में अपनी यहाँ आपके समक्ष बोलना चाहूँगी कि कुजा एक कविता है मेरी। कुजा एक फूल है हिमाचल में जो बहुत सुगंधित होता है और जंगली फूल है, और कहते हैं ना, संघर्ष जिसके जीवन में जितना होगा वो उतना ही महकेगा। तो नरगिस की भी यही बात है कि कुजा का फूल अपने जूड़े में बांध, महकूं में आषाढ़ की झीनी झीनी चांदनी में, बनू रूप सा और उल्का की पीली साड़ी पहनकर, और मेरे जूड़े में कुजा फूल रह रह कर खिलखिलाकर हंसने लगता है। तो जब ये फूल, जब ये प्रकृति हमारे लेखन में आती है तो वो स्वतः ही जीवंत हो उठती है। जहाँ तक महिला संघर्षों की, जैसे आपने फेमिनिज्म की बात की ना, मैं महिला मुद्दों पर लिखती रही हूँ, और जब हम धरातल की सच्चाई पे, ऐसा नहीं है कि जब मैं अगर कहीं ठीक ठाक हूँ तो ठीक है सारी दुनिया अच्छी है, ऐसा नहीं है। एक लेखक के तौर पर आपको समाज में हर चीज़ को, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उन चीज़ों को देखना होता है। और अगर पहाड़ की औरत कविता की भी मैं बात करूँ, समय पर, अलग अलग समय पे हम अलग अलग तरह का लिखते हैं। आपके लेखन में वो मैच्योरिटी भी आती है, परिपक्वता आती है समय के साथ। अगर मैं पहाड़ की औरत की बात करूं कि हमारे जीवन में किस तरह के संघर्ष है, एक ट्राइबल वुमेन जिसे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, पूरा घर संभाल रही है, उसके जीवन में किस तरह के संघर्ष है, बेशक वो परानुभव है, लेकिन मैंने उसे किस तरह से अपने लेखन में लाया। मैं इस कविता का पाठ करना चाहूँगी हमेशा, और मुझे लगता है कि इस संग्रह की सबसे सशक्त कविता वो है, क्योंकि जब हम आम व्यक्ति के
महिलाओं की आप बात करते हैं, अगर एक महिला होकर मैं अपनी महिला साथियों की बात नहीं कहूँगी तो वो मुझे लगता है कि मेरे अपने आप के साथ भी एक लेखक के तौर पर मैं भी जस्टिस नहीं करूँगी। और जैसे कि पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब हम महिलाएं लिखती हैं ना, हम समय चोरी करते हैं बिल्कुल, है ना, समय चोरी करती हैं। और समय चोरी करने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा परिवार है, फैमिली है, सब कुछ हमें देखना है, तो उसके बाद हमें जो समय मिलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक लेखक संवेदनशील होता है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है। जेंडर की बात अगर हम करें तो हम किस तरह से उस चीज़ को अनुभव करते हैं। पहाड़ की औरत कविता मेरी बहुत चर्चित कविता रही। और मैं बताऊं आपको, मतलब मेरा जो लेखन है, मैं इस तरह नहीं लिखती हूं कि मैंने आज लिख दिया और पूरा हो गया। उस कविता को पूरा करने में मैंने 5 साल लगाए हैं। पहाड़ की औरत, जब मैंने उस कविता को अपने मतलब कंसीव किया था, है ना, एक प्रसव वेदना की तरह ही है जब हम लिखते हैं और जब हम उससे आज़ाद हो जाते हैं। अब मैंने अपने आप को उस कविता से मुक्त कर दिया है, एक पाठक के हाथ में है। और मुझे 2-3 दिन पहले का ही एक वाकया याद आया। मेरे एक मित्र हैं, उनकी बच्ची 3rd क्लास में पढ़ती है, उसने उस कविता का वाचन इतना सुंदर किया और मैं महसूस कर रही थी कि वो बच्ची भी महसूस करती है। कई बार लेखन के ज़रिए हम ऐसी चीज़ों को सामने लाते हैं जो हमें पता नहीं कि हमारी सोसाइटी में हम जहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आप अपने लेखन के ज़रिए उन चीज़ों को कैसे लाते हैं समाज के समक्ष, क्योंकि मेरा काम लिखना है। और उससे क्रांति कैसे आती है। जब हम अपने आज़ादी की बात भी करते हैं, उस समय भी बहुत सारे लेखकों ने जो है लोगों में उस मूवमेंट को लेकर गए थे। लोग उन कविताओं से, उन कहानियों से मूव हुए थे, तब उन्होंने लिखी थी। पहाड़ की औरत कविता की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारी ट्राइबल वुमेन है, उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो एक पहाड़ की औरत क्या कहती है कि भिक्षुणी नहीं हूँ मैं और ना ही हूँ मैं स्वामिनी, मैं तो हूँ मरुभूमि की श्वेत बर्फ का स्वाधीन जल। सतलुज, रावी और चिनाव की धारा के संग बह रहा है जो निरंतर, सदियों से समय के चक्कर को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। अपहरित, अपमानित और भूमिगत होती मैं जानकी, प्रतिशोध प्रश्नों और चीरहरण के भार झेलती मैं पांचाली। पतझड़ में भोजपत्र के पत्ते सी मूलिंग की जलधारा में समाती मैं भोटड़ी। गोशाल की प्यास बुझाने को बलिदान देती मैं रानी रूपी। आज प्रारब्ध को जीते हुए स्मृति के अंतर्द्वंदों की भट्टी से पुनः खोलना चाहती हूँ वो सारी गिरह, परत दर परत किरदारों को ओढ़कर जिनसे बंधी हूँ मैं, मेरा जीवन और मेरा सत्य। क्या बात है। इस लोक से परे दुनिया के एक दुर्गम कोने में, सूर्य और चांद के नीचे, सितारों की टिमटिमाहट के नीचे, जहाँ रुक गया है समय, घूमते आकाश के नीचे, गुफाओं के अंधेरों में उलझी गांठें खोलती हुई क्रांति का वर्ण करती, खामोशी से विद्रोह करती, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। चूरू और मैं दोनों जोती गई हैं, कभी खेत खलिहान में तो कभी सांझे घर में। पुलिंद्री जी। चूरू और मैं दोनों जोती गई हैं, कभी खेत खलिहान में तो कभी सांझे घर में। गोइने बनकर रानी मधुमक्खी बनी, लेकिन प्रथा और परंपराओं की आड़ में बंटती भी रही पांडवों में। और मैं पराधीन स्त्री चलती रही मूक, दर्द की पगडंडियों पर सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। बहुत लंबी कविता है, मैं आखिरी उस पे आऊंगी इसके। जी जी बिल्कुल। अभी भी एक अध्याय बाकी है। हिमालय श्रृंग पर लहलाता दरचोग मात्र मंत्रोच्चार नहीं है बुद्ध का, ये तो झंडा है इनकलाब का, बौद्ध भिक्षुणी का। मैं मात्र पशुवत प्राणी या प्रबुद्ध जीव नहीं जिसे जन्म और मोक्ष चाहिए। मैं तो स्नेह और नेह की प्रतिमा हूँ जो मठ के संकरे दरवाजे पर दे रही है दस्तक, सदियों से समय के चक्र को चुपचाप भेदती मैं पहाड़ की औरत। मुक्ति नहीं चाहती हूँ मैं, चाहती हूँ अपने हिस्से की ज़मीं इस मरुभूमि में, क्योंकि भिक्षुणी नहीं हूँ मैं और ना ही हूँ मैं स्वामिनी, मैं हूँ पहाड़ की औरत। जी हाँ, तो पहाड़ की औरत के संघर्ष है तो इसमें। देवभूमि हिमाचल की देव कन्या ने जितने अच्छे शब्दों में पहाड़ की औरत का वर्णन किया है, इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। और जिसको जब आप सुन रहे होते हैं और जिस फीलिंग के साथ आप बोलते हैं, तो वो आप ये जो आपके रोंगटे होते हैं ना, ये आपको बता देते हैं कि कितना प्रभावी रूप से एक कवित्री ने कविता को लिखा है। सचमुच बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो समाज है उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और जब आप लिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं,
लेखन के क्षेत्र में जब आई हैं तो उतना प्यार महिलाओं को मिल रहा है, या वो पब्लिश करने में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं हमारी महिलाओं के लिए, उनको किस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं, वो अपने लेखन को उस तरह से हमारे जितने भी पाठक वर्ग हैं उनके सामने ला पा रही हैं? जी मोनिका, मैं बात करूं अगर लेखन की बात, अभी हाल ही में देखिए बुकर प्राइज़ तमिल राइटर को मिला। कई बार हमें लगता है कि जो क्षेत्रीयता की जो एक सीमाएं हैं वो मुझे लगता है कि अपने आप ही, जिस तरह का आज का परिवेश है, ग्लोबल विलेज बन गया है, तो हम यहाँ हिमाचल में बैठ के रच रहे हैं तो वो दुनिया के दूसरे कोने में भी जा रहा है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर कि जो मेरी मोहरा पुस्तक है, एक दिन मुझे ईमेल आया एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी यूके से, है ना। मोहरा में सारी स्थानीय जो हमारी शिमला ज़िले की या कुल्लू से जहाँ से मैं संबंध रखती हूँ, उनका परिवेश वहाँ से संबंधित है। तो मुझे मेल आया कि हम आपकी कहानियाँ ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो आई वॉज रियली हैप्पी। देखिए, ऐसा नहीं है, आपका काम दिखता है, बताते हैं लोग। बिल्कुल, हमारे तमाम दर्शक देख भी सकते हैं उसका कवर पेज, और बहुत खूबसूरत है ये कवर पेज मोहरा का। जी आप शुरू करें। तो अब अगर मैं बात करूं, जैसे लेखन की हम बात करें ना, किस तरह का लेखन लिखा जा रहा है, तो मैं हाल ही में, अगर आप शारंग की बात करें, फेमिनिज्म के बारे में, मतलब अलग अलग विषयों पर, ऐसा नहीं कि हम महिला मुद्दों पर ही लिख रही हैं। और हाल फिलहाल में मैंने ये जो शारंग कविता लिखी थी, और मुझे बहुत अच्छे लोगों से इसके लिए मुझे प्रतिक्रिया मिली, और मैं यहाँ पर आपको सुनाना भी चाहूँगी ये कविता। शारंग एक स्त्री, एक जो प्रेमिका है, अपने प्रेमी को कैसे देखती है। तो क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि पुरुष जो है महिलाओं के प्रति उनकी तारीफ में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कैसे देखती है। शारंग। सिंह सी निगाह है शरद पूर्णिमा के चांद सा मस्तक, इंद्रनील प्रभा से अन्वित गोधुली आकाश में मुस्कुराता रत्नहार पहने सम्राट, कमल नयनों की अभिरम्य मुद्रा, प्रदीप की प्रकीर्ण ज्योति, नदी सा बहता प्राणमयी मूर्तिमान, दीप शिखा सा बदन झरती है जिससे बसंत की खुमारी, तोड़ अनेक शहद की सुराहियां, फूलवान की सांझ में खिले हो तुम हो, प्रकट हुए हो तुम मेरे चैतन्य हृदय में स्वप्निल चित्र प्रतिमा बनकर, उस शारंग से नागपाश से लिपटी मेरी अभिकाम कि नदी कान से तुम और मेरी अपरिमित प्यास की पी लूं तुम्हें घूंट घूंट रीतने तक। क्या बात है। विस्मित हूँ मैं तुम्हारी लौकिक सत्ता देखकर, विस्मित हूँ मैं तुम्हारी लौकिक सत्ता देखकर, तुम्हारे मुखमंडल से अभिभूत लास्य होता मेरा अंतःपुर, सत्ता की सीमा लांघ कुछ उज्जवल घड़ियाँ समय की रेत तले छिपकर स्मृति में छा जाते हो तुम। बहुत खूब। हमेशा हूँ मैं तुम्हारी प्रतिबंधित मुक्ति में, हमेशा हूँ मैं तुम्हारी प्रतिबंधित मुक्ति में, जहाँ हर बार लौट कर आना है मुझे। यही शाश्वत सत्य है कि तुम्हें देखकर मेरी छाती में सहस्त्र दल खिल उठते हैं। जी। तो मुझे लगता है जब हम किसी की तारीफ में शब्दों का चयन, आपकी भावनाएं, वो सब महत्व रखता है। और यही फ़र्क है जब एक स्त्री पुरुष के प्रति जब लिखती है, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे कविताएं आज के संदर्भ में भी कुछ महिलाएं भी लिख रही हैं और बहुत बोल्ड होती हैं, लेकिन हम उसको कितनी सहजता से और कितने सुंदर शब्दों में हम किसी की तारीफ भी कर सकते हैं। और ये लेखन में शिफ्ट आता है अनुभव के साथ, मुझे लगता है समय के साथ, जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं। और ऐसे ही अलग अलग विषयों पर हम लिखते हैं। एक मेरी दोस्त थी, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई, मुझे बहुत दुख है उनके मृत्यु पे, और उन पर मैंने कविता लिखी थी। तो शी वॉज माई प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, सुदेश नेगी। तो उन पर कविता मैंने लिखी थी गुलाब, बहुत सुंदर थी और मेरी बहुत प्रिय मेंटोर भी रही हैं। जब चलती थी तुम तो ऋतुएं भी देती थी अपना रंग बदल, जब चलती थी तुम तो ऋतुएं भी देती थी अपना रंग बदल, तुम्हारे जूड़े में गुंथे कागज़ के फूल महक उठते थे गुलाब की तरह। और अब सालों बाद जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, स्मृतियों में देखती हूँ, तो सारी स्मृतियाँ एक्सरे की प्लेट से सट जाती हैं और मैं तुम्हारे जूड़े में खोसना चाहती हूँ सुर्ख लाल गुलाब। तो आप की भावनाएं जिनसे जुड़ी होती है, चाहे हम लेखक वैसे भी संवेदनशील होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि तब ऐसी ऐसी रचनाएं आती हैं अपने आप। यानी कि आप जब उस दौर से गुजरते हैं तो स्वतः ही वो शब्द आपके दिल से दिमाग तक पहुंच जाते हैं और तभी हमें इतना प्यारा लेखन पढ़ने को मिलता है।
और आपने जैसे लेखन की बात की, महिलाओं की बात की, जो नया पीढ़ी आ रही है उनके लेखन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कैसा लेखन है? और आपने जो लिखा तो एक गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, कितना ज़रूरी है कि आप एक गाइडेंस में रह के अगर लिखते हैं तो समाज को एक सही चीज़ आप प्रदान कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ज़हनी तौर पर हमें चेतना संपन्न होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं की जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है ना, हमारे ऊपर बहुत सारे इधर उधर से बहुत से विचार थोपे जाते हैं जो अपने आप हमारी पर्सनैलिटी में आते हैं। हमें लगता है ये गलत है, ये ठीक है। जब आप लेखन में उतरते हैं ना तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे यहाँ फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल याद आती है। वो कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जहाँ तक है तेरी, बोल की आहन घर की दुकान में कुंद है शोले, सुर्ख है आहन, बोल की जहाँ तक है तेरी, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल की ज़ुबान अब तक है तेरी। तो वो ज़ुबान की सच्चाई है जो आपकी अपने दिल की सच्चाई है, वो रहनी चाहिए, है ना। बाकी तो मुझे लगता है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वो स्वतः हमें खींच लेता है, लेकिन विचारों की आज़ादी और चेतना संपन्न होना बहुत ज़रूरी है लेखक के लिए। जी, तो हमने शुरुआत की कविता सृजन, लेखन से, उन महिलाओं की भूमिका इसमें क्या रहती है उस पर। तो आपका जो सफ़र रहा, आपने कब से लिखना शुरू किया और अब तक जो आप पहुंची हैं इस मुकाम तक, क्या कहना चाहेंगी और युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? युवा वर्ग को मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने अभी लिखा और ये है ना पब्लिश हो गया। मैंने वेट किया कि मैं अपने लेखन में वो मैच्योरिटी लाऊं। आज भी जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे लोग हल्के में ना लें। जी हाँ, संक्षेप में जी, है ना, हल्के में ना लें। और लेखन में मैच्योरिटी आती है जब आप अपने आप को तराशते हैं ना। और जैसे आपने मेंटोर्स की बात की कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स भी मिले समय के साथ। अपने आप को कहते हैं ना किसी लायक बनाना पड़ता है पहले, तभी आपके मेंटोर को, तभी किसी गुरु को लगेगा कि वो आपको कुछ दे सकता है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज के समय में मेरे पास बहुत अच्छे मेंटर हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ राजस्थान से हैं, बहुत बड़ी राइटर हैं। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मुंबई में हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। श्री SR हरनोट जी जिनके सानिध्य में मैं बहुत सालों से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े लेखकों का मुझे सानिध्य मिला। और मैं अभी भी तराश रही हूँ अपने आप को, और मैं देखती हूँ कि आने वाले समय में। बिल्कुल। देवकन्या ठाकुर, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अपने पंखों की परवाज़ को कम मत कीजिए और अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए जो भी आपके जहन में आता है, मन में आता है। अब दीजिए आज्ञा कार्यक्रम से। नमस्कार।